रहस्यमय चांदनी और अनकहा अतीत। रात के अंधेरे को चीरते हुए एक गाड़ी यिंगहुआ गांव के करीब जा रही थी। गांव शांत था, सिचुआन के विशाल पहाड़ों की गोद में बसा हुआ। पत्थरों से बनी सड़कें चांदनी में हल्का हल्का चमक रही थीं। कुछ लालटेनें हल्की हवा में झूल रही थीं, उनकी सुनहरी रोशनी ठंडी हवा में टिमटिमा रही थी। गांव वालों की हल्की हलचल और दूर पत्तियों की सरसराहट ही हवा में एकमात्र आवाज थी। अश्वत्थामा, मार्कंडेय और ग्रेस एक प्राचीन चीनी शैली के घर के सामने रुके। उसका घुमावदार टाइलों वाला छत चौड़ा था, जैसे कोई सुरक्षा देने वाला हाथ जो पुरानी लकड़ी की दीवारों पर छाया डाल रहा था। लाल कागज की लालटेनें प्रवेश द्वार पर थीं, उनकी गर्म रोशनी ड्रैगन और फूलों की नक्काशी को उजागर कर रही थी। हवा में एक बांसुरी की उदास धुन गूंज रही थी, जो जगह को रहस्यमय बना रही थी। मार्कंडेय ने इस शांत गांव में बने साधारण घर की ओर इशारा किया। हम पहुंच गए हैं। ग्रेस ने हाथ बांधे, थकान उसके रवैये में दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। हम किससे मिलने जा रहे हैं? हे शियांगू, मार्कंडेय ने जवाब दिया। वह हमारी सहयोगी है। यह गांव उसकी सुरक्षा में है। ग्रेस की भौहें थोड़ी उठीं। क्या वह भी अमर है? नहीं, मार्कंडेय ने सिर हिलाया। उसे अनंत यौवन का आशीर्वाद मिला है, लेकिन अमर लोगों की तरह नहीं, वह चोटिल हो सकती है। यहां तक कि मर भी सकती है। ग्रेस के चेहरे का भाव बदला, जैसे कोई विचार उसके दिमाग में आया। तो मंदाकिनी ने अनंत यौवन क्यों नहीं मांगा? उसने सोचते हुए कहा। क्या वह भूल गई, या उसे इसका ज्ञान ही नहीं था? मार्कंडेय की नजरें नरम पड़ी। उसके अपने कारण थे। ग्रेस चुप हो गई, सोच में डूब गई, और वे घर की ओर बढ़े। अश्वत्थामा पहले ही अंदर चला गया था, उसकी तेज नजरें चारों ओर देख रही थीं। घर का अंदरूनी हिस्सा ऐसा था जैसे समय में पीछे चले गए हों। छत पर लकड़ी के बीम थे, और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू थी। कागज की लालटेनें मुलायम सुनहरी रोशनी डाल रही थीं, जो चमकदार लकड़ी के फर्श पर पड़ रही थी। बीच में एक निचली मेज थी, जिसके चारों ओर पुरानी रेशमी गद्दियां थीं। दीवारों पर अलमारियां थीं, जिनमें स्क्रॉल, चीनी मिट्टी के बर्तन और नक्काशीदार जेड की मूर्तियां थीं। ग्रेस अचानक रुक गई। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, एक जापानी आदमी, बिल्कुल स्थिर और चुप। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी मौजूदगी से ग्रेस को ठंडक महसूस हुई। उसकी स्थिरता इंसानी नहीं थी, यह परेशान करने वाली थी, जैसे कोई मूर्ति जो कभी भी हिल सकती हो। मार्कंडेय ने उसकी नजर का पीछा किया। वह वुशी है। चिंता मत करो, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ग्रेस ने संदेह भरी नजर से उसे देखा। वह बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। मार्कंडेय मुस्कुराया। वह है भी नहीं। अश्वत्थामा इस बातचीत में रुचि न लेते हुए बांसुरी की आवाज की ओर बढ़ा। उसने पीछे का दरवाजा खोला और बाहर चला गया। पिछवाड़ा शांत सौंदर्य का दृश्य था। बीच में एक विशाल पेड़ था, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आसमान की ओर थीं और जमीन पर जटिल छायाएं डाल रही थीं। पेड़ के चौड़े आधार के चारों ओर एक गोल पत्थर की बेंच थी। पास में जंगली फूलों का बगीचा था, जिनके रंग चांदनी में मध्यम पड़ गए थे। एक पतली पत्थर की पगडंडी पेड़ की ओर जाती थी, जहां बांसुरी की धुन और तेज हो रही थी। पेड़ के नीचे एक औरत बैठी थी। उसके नाजुक हाथों में एक पतली बांसुरी थी, जिसे वह उदास धुन के साथ पूरी तालमेल में बजा रही थी। उसके लंबे, चांदी जैसे चमकते बाल पीठ पर लहरा रहे थे, चांदनी में हल्का चमक रहे थे। उसने फूलों की कढ़ाई वाला सफेद चोगा पहना था, उसका रवैया शांत लेकिन प्रभावशाली था। वह ऐसी सुंदरता थी जो समय के प्रभाव से अछूती लगती थी। अश्वत्थामा कुछ कदम दूर रुका। बिना कुछ बोले वह बैठ गया, पीठ पेड़ से टिका दी। उसने आंखें बंद की और धुन को अपने ऊपर बहने दिया। हवा ठंडी थी और चांद ऊंचा था, जो बगीचे को चांदी की रोशनी में डुबो रहा था। पहली बार इतने समय बाद अश्वत्थामा को शांति महसूस हुई। कमरे के अंदर ग्रेस की नजर कोने में खड़े उस चुप आदमी की ओर गई। वह स्थिर था, उसकी मौजूदगी रहस्यमयी लेकिन शांत थी। वह क्यों इतना चुप है? उसने सोचा। वह तो हमें देख भी नहीं रहा। मार्कंडेय ने उसकी परेशानी देखी और शांत स्वर में बोला, वह एक प्रेत है। ग्रेस ने भौहें सिकोड़ी। प्रेत? इसका क्या मतलब है? मार्कंडेय ने गंभीर होकर समझाया, प्रेत एक ऐसा शरीर है जिसमें आत्मा नहीं होती। ग्रेस ने आंखें झपकाईं, उसके शब्दों को समझने की कोशिश करते हुए। बिना आत्मा का शरीर?
ये कैसे संभव है? मार्कंडेय ने थोड़ा पीछे झुककर कहा, यह दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी आत्मा शरीर छोड़ देती है और शरीर जीवित रहता है। प्रेत हानिरहित होते हैं जब तक उन्हें उकसाया न जाए या कोई जिसकी वे रक्षा करते हैं उसे खतरा न हो। ग्रेस ने बाहर की ओर देखा तो वह है शियांगू की रक्षा कर रहा है। मार्कंडेय ने सिर हिलाया। हाँ, उसकी आत्मा बहुत पहले चली गई, लेकिन उसका शरीर कभी बूढ़ा नहीं हुआ या सड़ा नहीं। वह इस अनिश्चित अवस्था में है। ग्रेस ने सिर झुकाया, वूशी के शांत चेहरे को देखते हुए। तो उसकी आत्मा अभी भी कहीं है, बस भटक रही है। मार्कंडेय की आवाज धीमी थी। हाँ, लेकिन आत्मा हमेशा लौट आती है आखिरकार। ग्रेस की आवाज में संदेह था। कब? मार्कंडेय ने कंधे उचकाए। कोई नहीं जानता। कल भी हो सकता है या सदियों बाद। तब तक वह कमजोर है। कोई भी बुरी आत्मा उस पर कब्जा कर सकता है, इसलिए हे शियांगू उसकी देखभाल करती है। ग्रेस ने धीरे से सांस छोड़ी, सब कुछ का बोझ महसूस करते हुए। बुरी आत्मा? बिल्कुल, क्यों नहीं? मैं अपनी विचित्र चीजों की सूची में इसे भी जोड़ देती हूँ। मार्कंडेय हंसा। दुनिया रहस्यों से भरी है, ग्रेस। ग्रेस ने तेजी से सांस छोड़ी। बाकी दुनिया को इसके बारे में कैसे नहीं पता? मार्कंडेय ने हल्का मुस्कुराया। क्योंकि ये दुर्लभ है। जो इसे देखते हैं वे इसके बारे में लिखते हैं, लेकिन समय के साथ उनका ज्ञान किंवदंतियों और लोक कथाओं में बदल जाता है। इंसान का दिमाग वह स्वीकार नहीं करता जो वह देखा नहीं। ग्रेस ने सोच में डूबकर हल्के से सिर हिलाया। तो असली यात्राएं बस कहानियां बन जाती हैं। लोग उन्हें सुनाते हैं, अगली पीढ़ियों को देते हैं, लेकिन कोई उन पर सचमुच यकीन नहीं करता। मार्कंडेय ने विचारशील भाव से सिर हिलाया। कुछ समय बाद रात शांत थी, ऐसी शांति जो आपको पूरी तरह घेर लेती थी। चांदनी आंगन में बिखर रही थी, जिससे पिछवाड़े में खड़े प्राचीन पेड़ की लंबी छायाएं बन रही थीं। ग्रेस चुपके से पीछे के दरवाजे तक गई, उसके कदम लकड़ी के फर्श पर हल्के थे। वह रुकी, सामने का दृश्य देखते हुए। वह औरत बांसुरी बजा रही थी, उसकी धुन इतनी नाजुक थी जैसे उसमें सदियों का बोझ हो। यहाँ बहुत शांति है, ग्रेस ने धीमी आवाज में कहा, जो बस फुसफुसाहट थी। मार्कंडेय उसके पास खड़ा सिर हिलाया। हाँ, उसका लोगों पर हमेशा ऐसा असर रहा है। ग्रेस ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। क्या अश्वत्थामा उसे जानता है? मार्कंडेय ने हल्का मुस्कुराया। हाँ, वे 1400 साल पहले मिले थे, जब वह दुनिया में भटक रहा था। उनके दर्द ने उन्हें जोड़ा, दोनों ऐसे घाव लिए थे जिन्हें समय भी ठीक नहीं कर सकता था। ग्रेस की नजरें नरम पड़ी और वह फिर से पेड़ के नीचे बैठे दोनों की ओर देखने लगी। मैंने उसे पहले कभी इतना शांत नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वह इंसान है। बांसुरी की धुन धीरे धीरे रुक गई। हे शियांगू ने बांसुरी नीचे रखी और सिर पीछे टिका दिया, जो अश्वत्थामा की चौड़ी पीठ पर टिका। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी सांसें स्थिर थीं, जैसे वह नींद में डूब गई हो। अश्वत्थामा ने उसे देखा, उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ झलका, शायद सुरक्षा का भाव या अफसोस। वह हिला नहीं, उसकी नजरें आसमान की ओर उठीं, जहां तारे ऐसे रहस्य फुसफुसा रहे थे जो शायद सिर्फ वही समझ सकता था। मार्कंडेय ने ग्रेस के कंधे पर हाथ रखा, उसे आश्वासन देते हुए। चलो, आराम करते हैं। सुबह तुम उससे बात कर सकती हो। ग्रेस हिचकिचाई, उसकी भौहें सिकुड़ी। मैं चाहती हूं, लेकिन तुम्हें पता है कि वे लोग रात में हमला कर सकते हैं। उसकी आवाज में डर था, जिसे वह छिपाने की कोशिश कर रही थी। मार्कंडेय हल्का हंसा, उसका आत्मविश्वास अटल था। अगर वे आए तो उनके लिए ये बुरा सपना होगा, हमारे लिए नहीं। वूशी सब संभाल लेगा। उसने दूर खड़े वूशी की ओर इशारा किया, जो एक पत्थर की मूर्ति की तरह परिसर की रखवाली कर रहा था। ग्रेस ने वूशी की ओर देखा, जिसकी मौजूदगी जितनी आश्वस्त करने वाली थी, उतनी ही परेशान करने वाली भी। वह कांप गई, लेकिन हल्का सा सिर हिलाया। मार्कंडेय ने सिर झुकाकर घर की ओर इशारा किया। चिंता मत करो, अब आराम करो। हम किसी भी चीज के लिए तैयार होंगे। अनमने मन से ग्रेस मार्कंडेय के पीछे घर में गई। घर पुराना लेकिन मजबूत था। कागज की लालटेनें मध्यम रोशनी दे रही थीं, जो रात के किनारों को नरम कर रही थीं। दोनों ने एक एक शांत कोना ढूंढ लिया
और दूर से झिंगुरों की आवाज उन्हें नींद की ओर ले जा रही थी। आधी रात को यिंगहुआ गांव से 15 मील दूर रात की ठंडी हवा में तनाव था। जमील एक मध्यम रोशनी वाले खाली मैदान में अपनी 6 लोगों की टीम से बात कर रहा था। कीड़ों की हल्की भनभनाहट और गीली मिट्टी की महक हवा में थी। एक जीप के बोनट पर एक अस्थायी नक्शा बिछा था, जिसे एक लालटेन की रोशनी में देखा जा रहा था। जमील, जिसके चेहरे की तेज रेखाएं सालों की लड़ाई से सख्त हो चुकी थीं, ने नक्शे पर इशारा किया। उसकी आवाज धीमी लेकिन दमदार थी। जमील, ये एक साधारण मिशन है। जल्दी अंदर, जल्दी बाहर। टारगेट के निर्देशांक यहाँ हैं। हम विरोध करने वालों को खत्म कर देंगे, व्यक्ति को हिरासत में लेंगे और 2 घंटे में वापस मिलेंगे। कोई गलती नहीं। उसके लोग चुपचाप सिर हिलाए, उनके हाथ अपने आप उनकी कमर पर बंधी छोटी तलवारों और खंजरों पर चले गए। अचानक टायरों के नीचे बजरी की चरमराहट ने खामोशी तोड़ी। एक चमकदार काली कार मैदान में आई, उसकी हेडलाइट्स अंधेरे को चीर रही थीं। जमील की टीम ने सहज रूप से अपने हथियारों की ओर हाथ बढ़ाए, उनकी आंखें सिकुड़ गईं जब कार रुकी। भारी दरवाजे खुले और 4 लोग बाहर निकले। उनमें से 3 लंबे काले चोगे पहने थे, उनके होंठ लगभग चुपके से कुछ जाप कर रहे थे और उनकी मौजूदगी मध्यम स्ट्रीट लाइट्स में डरावनी थी। उनके आगे एक लंबा, पतला आदमी था, जिसके तेज गालों की हड्डियां उसके चेहरे पर गहरी छायाएं डाल रही थीं। उसकी आंखें तीखी और भावहीन समूह पर टिकीं और उसने शांत लेकिन परेशान करने वाली नजर से उनकी जांच की। जमील ने आगे कदम बढ़ाया, उसकी आवाज में चिढ़ थी, लेकिन वह स्थिर थी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मिस्टर ली? मिस्टर ली ने हल्की, जानकार मुस्कान दी, उनकी आवाज हमेशा की तरह शांत थी। हमें लगा आपको मदद चाहिए। उसकी नजर जमील की टीम पर गई, उनके तनावपूर्ण रवैये पर रुकी, फिर उसने सहजता से कहा, और हम सही थे। जमील ने जबड़ा भींच लिया, उसका गुस्सा छिपा नहीं था। मैं आपकी चिंता की कदर करता हूँ, उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन हमें दखल की जरूरत नहीं। ये हमारा मिशन है और मैं आपको कॉल करूंगा जब ये पूरा हो जाएगा। वह मुड़ा जाने के लिए तैयार, लेकिन मिस्टर ली की आवाज तीखी और जानबूझकर ने उसे रोक दिया। तुम नाकाम हो जाओगे। जमील तेजी से पलटा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या कहा? तुम कम हो। जमील ने हंसकर टाल दिया, अपनी टीम की ओर इशारा करते हुए। खबरों के मुताबिक लड़की एक आदमी और एक 15 साल के लड़के के साथ है। हम 6 प्रशिक्षित एसासिन्स हैं। हम संभाल लेंगे। मिस्टर ली की मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन उनकी आंखें ठंडी थीं। जिस आदमी से तुम्हारा सामना है, वह कोई साधारण आदमी नहीं है। वह एक हथियार है, विनाश की मशीन। तुम्हारे लोग 5 मिनट भी नहीं टिकेंगे। एक पल के लिए जमील की आंखों में अनिश्चितता झलकी, लेकिन उसने जल्दी से इसे छिपाया, अपनी मुद्रा को सीधा किया। मुझे अपनी टीम पर भरोसा है। हमने ऐसी परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण लिया है। हम काम पूरा करेंगे। मिस्टर ली के होठों से हल्की हंसी निकली, ऐसी आवाज जिसने पूरी टीम को सिहरन दे दी। आत्मविश्वास अच्छा है, उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन ये तुम्हें नहीं बचाएगा। इसलिए मैं अपनी मदद लाया हूं। फिर भी तुम कम हो, कम से कम 25 से। जमील सख्त हो गया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, जानकारी को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जानकारी है जो मेरे पास नहीं है? मिस्टर ली एक कदम और पास आए, उनकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। तुम्हारा काम मिशन पूरा करना है, खबरें इकट्ठा करना नहीं। और 25 लोगों को बुलाओ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो तुम हार जाओगे। जमील की मुट्ठियां भींच गईं, उसका गुस्सा सीने में जल रहा था। हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। अगर हम इंतजार करेंगे, तो टारगेट चला जाएगा। हम अभी चलेंगे, जैसा कि तय है। मिस्टर ली का धैर्य कम हो गया, उनका चेहरा गहरा पड़ गया। तो तुम नाकाम हो जाओगे, उनकी आवाज इतनी शांत थी, जैसे तूफान से पहले की निश्चितता। और जब तुम हारोगे, तो सिर्फ मिशन नहीं, तुम्हारे लोगों की जान भी जाएगी। जमील की नब्ज तेज हो गई। उसका गर्व कह रहा था कि आगे बढ़ो, लेकिन शक उसे काट रहा था। आखिरकार तेजी से सांस छोड़ते हुए उसने अपने आदमी की ओर मुड़ा। अजीज और 25 लोगों को बुलाओ। अजीज ने सिर हिलाया और कॉल करने के लिए दूर चला गया। मिस्टर ली की मुस्कान लौट आई, लेकिन उसमें कोई गर्मजोशी नहीं थी। अच्छा है, वह कार की ओर मुड़ा, उसके चोगे पहने साथी एकदम तालमेल में उसके पीछे चले। मैं तुमसे कल रात 10 बजे गांव के बाहर मिलूंगा।
तब तक तुम्हारी मदद पहुंच जानी चाहिए। अगर तुम समझदार हो तो मेरी बात मानोगे। बिना जवाब का इंतजार किए वह रात में गायब हो गया। जमील स्थिर खड़ा रहा, उसका दिमाग गुस्से और उलझन के भंवर में था। उसके आसपास उसकी टीम ने असहज नजरें मिलाईं, उनका आत्मविश्वास हिल गया था। एक सैनिक ने हिचकिचाते हुए बोला, सैनिक कप्तान, क्या आपको लगता है वह सही है? जमील ने तुरंत जवाब नहीं दिया, उसकी नजर पीछे हटती कार पर टिकी थी। जमील, देखते हैं, लेकिन अब हम तैयारी करते हैं। जैसे ही टीम ने अपनी तैयारियां फिर शुरू की, जंगल की छायाएं और गहरी हो गईं, और आगे जो था उसका बोझ उन सभी पर भारी पड़ रहा था। यहाँ यिंगहुआ गांव में जब सूरज उगने को था, हे शियांगू अचानक जाग गई। उसकी सांसें तेज थीं, माथे पर पसीना था। बुरे सपने की छाप अभी भी उसके दिमाग पर थी, सैकड़ों जलते हुए शरीरों की तस्वीर जिसमें आग की लपटें सब कुछ निगल रही थीं। जलते मांस की तीखी गंध और दूर से आती चीखें अभी भी उसके कानों में गूंज रही थीं। सपने में वह अश्वत्थामा के कंधे पर सिर टिकाए थी, उसकी चुप मौजूदगी से सुकून मांग रही थी। फिर भी उसके पास होने के बावजूद आग बढ़ती रही, सब कुछ जलाती हुई। वह धीरे धीरे उठी, अपने कांपते हाथों को मुट्ठी में भींचकर खुद को संभालने की कोशिश की। ठंडी हवा ने उसकी त्वचा को छुआ, ताजा ओस की महक उसे हकीकत में वापस लाई। अश्वत्थामा पहले से जागा हुआ था, पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर। उसकी नजर क्षितिज पर टिकी थी, न हिलने वाली न पढ़ने वाली। हे शियांगू ने सांस छोड़ी, खुद को संभालते हुए। मेरा तुम्हें जगाने का कोई इरादा नहीं था। बिना सिर घुमाए अश्वत्थामा ने शांत स्थिर आवाज में जवाब दिया। तुमने नहीं जगाया। उसने उसे एक पल देखा, फिर थकी हुई मुस्कान दी। कई समय बाद मैं इतनी अच्छी नींद सोई। उनके बीच शांति छा गई, सिर्फ बाहर पत्तियों की सरसराहट की आवाज थी। वह पल समय में ठहरा हुआ सा लग रहा था, शांत हल्का। उनकी नजरें मिली, उसकी खोजती, गर्म, उसकी दूर, फिर भी अटल। वह फिर हल्के से मुस्कुराई, लेकिन अश्वत्थामा ने मुस्कान नहीं लौटाई। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो उसके होठों तक नहीं पहुंचा, पर था जरूर। तुम यहाँ क्यों आए? उसने धीरे से पूछा। अश्वत्थामा हिचकिचाया, उसकी नजरें एक पल के लिए हटी। जब वह बोला, उसकी आवाज धीमी, सोच में डूबी थी। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए। मेरा काम अभी उस लड़की की रक्षा करना है। हे शियांगू की मुस्कान बनी रही, उसमें थोड़ी उदासीनता थी। खैर, तुमसे फिर मिलना अच्छा लगा। अश्वत्थामा ने चुपचाप सिर हिलाया। उस पल में भले ही उसका चेहरा भावहीन था, उसकी आंखों में एक दुर्लभ शांत सुकून था। गांव से 15 मील दूर जमील स्थिर खड़ा था, सूरज को क्षितिज पर उगते देख रहा था। सुनहरी रोशनी आसमान में फैल रही थी, लेकिन उसका दिमाग अनिश्चितता से भरा था। सवालों का तूफान उसके भीतर उमड़ रहा था, हर सवाल पिछले से भारी। पीछे से सूखी मिट्टी पर कदमों की चरमराहट सुनाई दी। उसने पलटकर नहीं देखा। जमील, तुम यहाँ हो। वह आवाज तुरंत पहचान गया, अजीज। जमील ने एक हल्की नजर से उसका स्वागत किया, लेकिन चुप रहा। अजीज उसके पास आकर खड़ा हो गया, उसका चेहरा स्थिर था। मैं बस तुम्हें बताना चाहता था, हम तैयार हैं। कोई भी ली की बातों से घबराया नहीं। हम वही करेंगे जो हम सबसे अच्छा करते हैं। जमील ने धीरे सांस छोड़ी, अभी भी दूर देखते हुए। हम ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनका अपना एजेंडा है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वह रुका, फिर बोला, उनके पास इतने संसाधन हैं कि वे इसे अकेले कर सकते हैं। फिर हमसे संपर्क क्यों किया? अजीज ने उसे गौर से देखा। क्या तुम पीछे हटने की सोच रहे हो? जमील ने जबड़ा भींच लिया। मेरा मन कह रहा है कि हमें हट जाना चाहिए, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा हैं। इससे हम जरूरी संसाधन जुटा सकते हैं। ये हमारे लोगों के भविष्य के लिए जरूरी हैं। अजीज ने सिर हिलाया, फैसले का बोझ समझते हुए। जमील, तुमने हमें ये जिंदगी दी। हमें पैसों की परवाह नहीं। तुम जहां जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जमील ने सांस छोड़ी, अभी भी उलझन में। उसके लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन क्या वह उन्हें ऐसी जगह ले जा रहा था जहां से वे वापस ना आ सकें? अजीज ने हल्का सा हिलकर धीमी आवाज में कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। ये निजी है। जमील ने उसकी ओर देखा। बोलो, मैं सुन रहा हूं। अजीज एक पल हिचकिचाया, फिर बोला, मैंने हमारे गांव के पास थोड़ी जमीन खरीदी है। मैं किसान बनना चाहता हूं। वह रुका, उसकी आवाज भावनाओं से भारी थी। मैं हाल ही में पिता बना हूं, जमील। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे की जिंदगी सामान्य हो। लेकिन मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। अगर तुम चाहो, ये मेरा आखिरी मिशन होगा। मुझे पता है मेरा कर्तव्य, तुम्हें मेरी जरूरत है, लेकिन जमील ने हाथ उठाकर उसे बीच में रोका। उसकी आवाज स्थिर लेकिन भारी थी। अजीज, क्या तुम जानते हो हम ऐसे क्यों हैं? क्यों हम दूसरों की तरह सामान्य जिंदगी नहीं जीते, बल्कि हत्या के ठेके लेते हैं? अजीज का चेहरा लटक गया, उनके अतीत का बोझ उस पर भारी पड़ रहा था। जमील ने गुस्से के साथ कहा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया। हमें देवगण ने हत्यारे बनाया, उनके आदेश मानने, उनकी गंदगी साफ करने के लिए। हमने ये जिंदगी नहीं चुनी, अजीज। ये हम पर थोपी गई। अजीज ने सिर झुका लिया।
वह जानता था कि जमील सही था। जमील ने गहरी सांस ली, उसकी नजरें नरम पड़ी। मैंने अपना कबीला इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं चाहता था कि मेरे लोग चुन सकें, कि वे तय करें कि वे कैसे जीना चाहते हैं। अगर तुम किसान बनना चाहते हो अजीज, तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। इस शापित जिंदगी को छोड़ दो। तुम्हारा बच्चा आजाद पैदा हुआ है और उसे शांति में जीने का हक है। अजीज की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। धन्यवाद जमील। जमील ने उसके कंधे पर मजबूत हाथ रखा। जाओ और जियो। हैदर की चिंता मत कर, मैं उसे अपने पास रखूंगा। अजीज ने राहत भरी मुस्कान दी। एक आखिरी सम्मान भरा सिर झुकाकर वह अपनी टीम की ओर मुड़ा। उसका दिल सालों बाद हल्का था। जमील उसे जाते देखता रहा, उसका दिल एक दुर्लभ खुशी से भरा था। पहली बार उसे लगा कि वह अपना वादा पूरा कर रहा था। वह अपने लोगों को युद्ध से परे भविष्य दे रहा था, जीने का मौका। और ये असल में किसी भी जीत से ज्यादा मायने रखता था। यहाँ यिंगहुआ गांव में ग्रेस सुबह पक्षियों की चहचहाहट और गांव के हल्के फुल्के शोर से जागी। वह बाहर निकली, खिंचाव लेते हुए, जब सुबह की सुनहरी रोशनी ने आसपास को नहला दिया। हवा ताजा और ठंडी थी, जिसमें पास के बगीचे से फूलों की हल्की महक थी। गांव पहाड़ियों के बीच बसा था और सुबह की धुंध अभी भी पेड़ों की चोटियों पर टिकी थी।